सुप्रभात छात्रों। 12 की हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। कल जो हम सब समास समझ रहे थे और हमने जो 6 समास बताए थे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया था। पहला अव्ययीभाव समास जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, दूसरा तत्पुरुष समास जिसका उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि समास जिसका ना पहला पद प्रधान ना दूसरा कोई तीसरा अन्य पद प्रधान होता है, वो बहुब्रीहि समास है। और जिस समास का कोई एक पद विशेषण हो यानी विशेषता बताने वाला हो और कोई एक पद विशेष हो, कोई वस्तु हो, उसे कहते हैं कर्मधारय समास। अगला जो द्विगु समास बताया था, संख्या पूर्व द्विगु माने संख्यावाची पहला पद संख्या का बोध कराए, वो द्विगु समास है। और जिस समास के सभी पद प्रधान हों वो द्वंद्व समास होता है। तो इस प्रकार से हमने कल थोड़ा थोड़ा बता दिया था सभी समासों के बारे में। आज हम एक मुख्य समास पहला समास लेंगे जिसका नाम है अव्ययीभाव समास। पहला समास है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास की परिभाषा कल बताई थी। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधाना अव्ययीभावः। प्रायः हमेशा अक्सर जिस समास का पहला पद प्रधान हो वो पहले पद का प्रधान हो वो अव्ययीभाव समास है। इसमें एक शब्द है अव्यय। अव्यय का अर्थ होता है जिसका कभी व्यय ना हो, व्यय मतलब खर्च ना हो, जिसे बदला ना जा सके। ऐसा शब्द ऐसा पद जिसका कोई व्यय ना हो, जिसको परिवर्तित ना किया जाए, चाहे स्त्रीलिंग में हो, पुल्लिंग में हो, नपुंसक लिंग में हो, एक वचन में हो, द्विवचन में हो, बहुवचन में हो, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसका व्यय नहीं होता है, ऐसे शब्द को हम अव्यय कहते हैं। तो अव्ययीभाव जिस समास में अव्यय का भाव प्रकट हो, जिस समास में अव्यय का भाव प्रकट हो माने अव्यय प्रधान हो जो समास, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान हो, जिस समास का पहला पद प्रधान हो वो अव्ययीभाव समास है। और जिस समास का पहला पद अव्यय हो, अव्ययीभाव समास का पहला पद अव्यय भी होता है और पहला पद उपसर्ग भी होता है और अव्ययीभाव समास का प्रथम पद प्रधान भी होता है। ये तीनों गुण जिसमें पाए जाएं वो अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास का पहला पद अव्यय होगा, उपसर्ग होगा और प्रधान होगा पहला पद। ऐसी अवस्था में ऐसे समास को हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस प्रकार से देखिए, एक पद है, शब्द है जिसको हम कहेंगे उपगंगा, उपगंगम या उपगंगा, ये शब्द है। ये संक्षिप्त शब्द है, समासिक शब्द है, समास है। अब इसमें अव्ययीभाव समास है, क्लियर है। अब कैसे है अव्ययीभाव समास, इसको हम इसका पूर्व पद प्रधान कैसे है, पूर्व पद अव्यय कैसे है, पूर्व पद उपसर्ग कैसे है, ये हम समझेंगे। यदि हमने समझ लिया अच्छी तरीके से तो समझ जाइए अव्ययीभाव समास हमारा क्लियर हो गया। उपगंगम शब्द में दो शब्द दिखाई दे रहे होंगे। उप, एक शब्द उप है और दूसरा शब्द है गंगम, अच्छा, बगैर अर्थ जाने किसी भी समास को हम समझ नहीं सकते हैं। पहले हमें शब्द का अर्थ ज्ञात होना चाहिए। जब शब्द का अर्थ ज्ञात होगा तभी हम कोई भी समास को समझ सकते हैं, नहीं तो समास समझना बड़ा कठिन है, नहीं समझा जा सकता है। तो उपगंगम का अर्थ है गंगा के समीप, अच्छा देखिए, उपगंगम का अर्थ हुआ गंगा के समीप, गंगा के समीप या गंगा के किनारे।
अब हमें इस समास में प्रधान पद देखना है। पहला पद प्रधान होना चाहिए। किस प्रकार से? पहला पद प्रधान है, इसमें दो पद हैं उप और गंगम। पूर्व पद, पहला पद उप है और दूसरा पद गंगम है। तो पहला पद उप है और उप शब्द प्रधान होना चाहिए, तभी एक उपगंगम अव्ययीभाव समास हो सकता है। कैसे? उपगंगम का अर्थ हुआ गंगा के समीप। हमने बात कही गंगा के समीप। यदि हम कहें गंगा के समीप तो उसमें एकदम से क्लियर हो रहा है कि हम बात गंगा की नहीं कर रहे हैं, बात गंगा के समीप की यानी किनारे की बात कर रहे हैं। जैसे हम कहें जाओ उपगंगम मिलना, मैंने किसी को कहा कि जाइए आप मुझे उपगंगम पर मिलना, तो उपगंगम पर मिलना यदि आप अर्थ जानते होगे तो उपगंगम का अर्थ होता है ये गंगा के समीप। तो मैंने कहा जाइए उपगंगम पर मिलना, तो आप गंगा नदी में ना मिल करके गंगा के किनारे मिलोगे। गंगा के किनारे मिलोगे तो मैंने प्रधान रूप से मुख्य रूप से गंगा की बात नहीं कही है, गंगा के किनारे की बात कही है कि गंगा के किनारे पर मिलना। तो किनारे की चर्चा की है, ना कि गंगा की चर्चा की है। और उस किनारे का अर्थ है, उस किनारे का अर्थ इस गंगम माने गंगा से नहीं निकल रहा है, इस उप से निकल रहा है। तो मैंने गंगा की बात नहीं की, गंगा के किनारे की बात की है, गंगा की बात ना करके गंगा के किनारे की बात की है। इसलिए ये शब्द किनारा शब्द प्रधान है, तो प्रधान होने के कारण ये अव्ययीभाव समास हो गया। अच्छा, एक शब्द उपसर्ग भी है, तो ये उपसर्ग है। उप माने समीप होता है। आप चाहे समीप आज के लिए हो, चाहे भूतकाल के लिए हो, चाहे भविष्य काल के लिए, चाहे वर्तमान के लिए, कैसी अवस्था में हो, एक उप शब्द का अर्थ यदि समीप है तो उप शब्द चाहे जहां लगा दीजिए, उसका जो समीप अर्थ है वो उपसर्ग ही होगा। और ऐसे कई उपसर्ग हैं, उपसर्ग आगे जुड़ते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ पद ऐसे होते हैं जो धातु या शब्द के आगे जुड़ते हैं और कुछ शब्द धातु या शब्द के पीछे जुड़ते हैं। जो पद धातु या शब्द के आगे जुड़ करके उसके रूप में परिवर्तन कर देते हैं, ऐसे पदों को हम उपसर्ग कहते हैं। और जो पीछे जुड़ करके उसके स्वरूप को परिवर्तन कर देते हैं उसे कहते हैं हम प्रत्यय, उसका नाम होता है प्रत्यय। तो हम प्रत्यय, यहाँ प्रत्यय नहीं है, उपसर्ग वाली बात कर रहे हैं। उपसर्ग है। और अव्यय, अव्यय ऐसा है चाहे कैसी अवस्था में लिख दिया जाए उप का उप ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ठीक है, प्रधान शब्द मुख्य रूप से समझ जाइए कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो वो अव्ययीभाव समास है। जिस प्रकार से मैंने उपगंगम शब्द कहा और उपगंगम का अर्थ हुआ गंगा के समीप, और मैंने समीप की चर्चा की है ना कि गंगा की चर्चा की। अगर गंगा में जाने को कहा होता तो गंगा प्रधान होती, ना कि गंगा ना कह के समीप गंगा के किनारे मिलना, तो किनारे की प्रधानता होने से उपगंगम का अव्ययीभाव समास हो गया। ठीक है, आप सबको समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से घर पे और ज़्यादा किताब के माध्यम से अध्ययन कर लें, समझ लें। यदि समझ में ना आया हो तो हमें बताएं। धन्यवाद।